नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं नवल जांगेड़ आपका एनकेएस बायोलॉजी परिवार में हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूं। मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेब असिस्टेंट की बायोलॉजी, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा था जेनेटिक्स, जिसमें हम लोग पार्ट 6 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 7। पार्ट 7 के अंदर हम जो पढ़ने वाले जो टॉपिक हैं उनके अंदर डिस्कस करेंगे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मतलब अनुवादन, प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है। टू द पॉइंट हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले हमें जेनेटिक कोड के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो आज हम इसके अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा था वंशानुगति का आणविक आधार, उसी के अंदर जो टॉपिक लेंगे वो है जेनेटिक कोड। देखो बेटा, हम लोग इसमें 3 प्रोसेस पढ़ते हैं। पहला होता है हमारा रेप्लिकेशन, दूसरा होता है ट्रांसक्रिप्शन, तीसरा होता है ट्रांसलेशन। जो ट्रांसक्रिप्शन है उसमें हम क्या करते हैं, डीएनए से आरएनए बना लेते हैं। आरएनए तीनों टाइप के होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। देन उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आरएनए बने वो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। इनको अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है वो क्या होती है, अमाइनो एसिड बाइंड होते हैं और पॉलीपेप्टाइड बनकर प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अमाइनो एसिड जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये प्रोटीन कैसे बने, अमाइनो एसिड कैसे जुड़े। अमाइनो एसिड जुड़ने के लिए हमें एमआरएनए की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एमआरएनए पर क्या होती है, सीक्वेंस होती है ऑन द बेसिस ऑफ अमाइनो एसिड। अब ये अमाइनो एसिड को लेकर कौन आता है, टीआरएनए। अब टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आएगा, इंफॉर्मेशन एमआरएनए के पास में है और ये प्रोसेस चलेगा किसके अंदर, राइबोसोम के अंदर। तो राइबोसोम अटैच्ड हो जाता है और ये तीनों मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो इसकी बात करते हैं और देखिए यहां पर सबसे पहले हमें जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो शब्द था वो जॉर्ज गेमो ने दिया था और निरेनबर्ग, मथाई व खुराना ने इसकी क्या करी थी, खोज की थी। अनुवांशिक कूट या जो है डीएनए या एमआरएनए के क्षारों के अनुक्रम तथा प्रोटीन में एमिनो अम्ल के क्रम के बीच का क्या है, एक संबंध है। जेनेटिक कोड 2 चीजों को मिला रहा है, किसको, अमाइनो एसिड को मिला रहा है और एमआरएनए को मिला रहा है। तो एमआरएनए के पास प्रत्येक अमाइनो एसिड के संकेत होते हैं। तो एमआरएनए हमारा ऐसे बना था और उस पर इस तरह से क्या होते हैं, कोडोन होते हैं। 3-3 की फॉर्म में होते हैं, नाइट्रोजन बेस वो कोडोन बनाते हैं। तो एमआरएनए के पास में क्या होते हैं, एमआरएनए के पास में अमाइनो एसिड के संकेत होते हैं, जिसे हम कोडोन कहते हैं। याद रखना, कोडोन कहाँ होता है, इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बन सकता है। कोडोन होते हैं एमआरएनए पर और एंटी कोडोन होते हैं टीआरएनए पर। कोडोन कहाँ होते हैं, एमआरएनए पर, एंटी कोडोन कहाँ होते हैं, टीआरएनए पर। देखिए चलो आगे बढ़ते हैं। एक कोडोन पर एमआरएनए पर उपस्थित न्यूक्लियोटाइड का क्रम है जो एक विशिष्ट एमिनो अम्ल की सूचना देता है। किसकी, एक विशिष्ट एमिनो अम्ल की सूचना देता है। जबकि अनुवांशिक कूट एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड का क्रम है जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं के संश्लेषण की सूचना निहित होती है। जबकि एमआरएनए पर न्यूक्लियोटाइड का क्रम जिसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड की श्रृंखलाओं की क्या होती है, सूचना निहित होती है कि किस तरह से पॉलीन्यूक्लियोटाइड आते रहेंगे और अमाइनो एसिड आकर जुड़ते रहेंगे। अब जो हमारा कोडोन है उसकी बात कर रहे हैं कि जो एमआरएनए पर कोडोन है वो क्या होगा, सिंगलेट होगा, डबलेट होगा कि ट्रिपलेट होगा। देखिए यहां पर हम बात करते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर 20 अमाइनो एसिड पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये 20 अमाइनो एसिड टोटल हम बात कर रहे हैं, टोटल 20 अमाइनो एसिड में से 10 तो ऐसे होते हैं जो एसेंशियल होते हैं और 10 नॉन एसेंशियल होते हैं। एसेंशियल किस बेसिस पर, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते उनको हम बोलते हैं एसेंशियल, और 10 जो हमारी बॉडी में बनते हैं उनको बोलते हैं नॉन एसेंशियल। और ये 20 अमाइनो एसिड को इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमारे पास में होते हैं 64 कोडोन। 64 में से 61 कोडोन तो क्या होते हैं, अमाइनो एसिड को इन्फॉर्मेशन देते हैं, और 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो स्टॉप की इंफॉर्मेशन देते हैं कि इस प्रोसेस को रोक दिया जाए। चलिए भाई, तो सबसे पहले कोडोन की बात करते हैं। कोडोन ट्रिपलेट होता है और कोडोन किससे मिलकर बने होते हैं, नाइट्रोजन बेस से। नाइट्रोजन बेस कौन सा, एडेनिन, गुवानिन, यूरेसिल और साइटोसिन। तो यहां पर क्या नहीं होता, थाइमिन नहीं होता। सबसे पहले तो ये याद रखना, क्योंकि थाइमिन हो जाता तो ये डीएनए के हो जाते हैं। तो ये पार्ट किसके हैं, एमआरएनए के। अनुवांशिक कूट का अर्थ निकालना व प्रस्ताव करना चुनौतीपूर्ण था। सही अर्थों में इसके लिए विभिन्न क्षेत्रों
के वैज्ञानिकों, भौतिकविदों, कार्बनिक रसायनवादियों, जैव रसायनवादियों व आनुवांशिक विधि के संयोग की आवश्यकता थी। जॉर्ज गेमो द्वारा सर्वप्रथम यह बताया गया कि आनुवांशिक कूट ट्रिक होते हैं। ट्रिक मतलब क्या होते हैं कि 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर इसका फॉर्मेशन करते हैं। जॉर्ज गेमो ने बता दिया एमआरएनए में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को सूचना देने के लिए 4 प्रकार के नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन एंड देन यूरेसिल और साइटोसिन। यदि आनुवांशिक कूट सिंगलेट माना जाता तो एक कोडोन केवल एक नाइट्रोजन बेस का ही बना होता। इस तरह से यदि सिंगलेट मानते तो एक कोडोन एक नाइट्रोजन बेस का बना होता, तो 20 अमीनो एसिड को इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती। डबलेट होता तो ये 16 कोडोन ही होते हैं, फिर 20 अमीनो एसिड को इंफॉर्मेशन नहीं जा पाती। इसलिए यदि 3 कारकों का आनुवांशिक संकेत होने की बात गेमो ने बताई, अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, किसने बताई? गेमो ने बताई। यदि कोडोन को ट्रिपलेट माना जाए तो एक कोडोन 3 कारकों के समूह 4 × 4 × 4 64 कोडोन होते हैं और इस स्थिति में आनुवांशिक कूट 64 कोडोन्स पाए जाते हैं और 64 कोडोन्स 20 अमीनो एसिड के संकेत देने के लिए क्या होते हैं? पर्याप्त होते हैं। क्या भाई यहां ये बोल रहा है कि 64 कोडोन 20 अमीनो एसिड को इंफॉर्मेशन देने के लिए पर्याप्त होते हैं। अब आगे देखिए, चलते हैं इसमें नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर हमारे पास में कोडोन दिए हुए हैं। कौन से कोडोन दिए हुए बेटा? यहां पर 64 कोडोन कैसे बनाए हैं? इधर भी हमने UCAG लिख दिया है, इधर भी हमने UCAG लिखा है और यहां पर भी UCAG लिखा है। तो इस तरह से हमारे पास में ये टोटल 64 कोडोन बने हैं। जो ये किसको है? ये अमीनो एसिड के नाम है, फैलिन, ल्यूसीन। ये 6 के 6 अमीनो एसिड 6 के 6 कोडोन किसको? ल्यूसीन अमीनो एसिड को इंफॉर्मेशन देते हैं। कौन से को देते हैं? ल्यूसीन को। ये किसको देते हैं? आइसोल्यूसिन को। और ये याद रखना, ये मिथियोनिन जो क्या होता है? स्टार्टिंग अमीनो एसिड होता है। अब हमारे पास में 3 स्टॉप होते हैं, ये वाला UAA, UAG और एक है UGA। ये 3 स्टॉप कोडोन है। 64 में से -3 करोगे तो 61 क्या है? ये है इंफॉर्मेशन रखने वाले कोडोन और 3 क्या है? स्टॉप कोडोन। और इसमें से भी हम बात करें जो एक है AUG, इसको बोलते हैं इनिशिएशन कोडोन। ये मिथियोनिन अमीनो एसिड को इंफॉर्मेशन देता है। अब आगे चलते हैं, इसको डिटेल में पढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है, आगे हम लोगों के पास में यहाँ पर है आनुवांशिक कूट की प्रमुख विशेषताएं। कि आनुवांशिक कूट की क्या क्या विशेषताएं हैं? एज इट इज NCERT के पॉइंट आप लोगों से पूछ सकते हैं, तो प्लीज देखिए, इसको इंपोर्टेंट कर लेना कि ये ट्रिक होते हैं, मतलब ट्रिपलेट होते हैं। 61 कूट अमीनो एसिड कूट लेखन करते हैं। 61 के पास में इंफॉर्मेशन होती है, 3 के पास में इंफॉर्मेशन नहीं होती है। वह 3 कूट का लेखन नहीं करते हैं, इस कारण इसे क्या बोलते हैं? हम स्टॉप कोडोन बोलते हैं उन तीनों को। एक प्रकूट केवल एक अमीनो एसिड कूट का लेखन करता है, इस कारण से इसे असंदिग्ध या विशिष्ट कहते हैं। ये बोल रहा है कि एक जो कोडोन है वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को क्या करता है? इंफॉर्मेशन देता है। कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक कोडोन के द्वारा होता है। कुछ अमीनो एसिड का जो इंफॉर्मेशन है वो एक से ज्यादा कोडोन के द्वारा जाती है, इसे बोलते हैं अपहासिता। इसे क्या बोलते हैं? अपहासिता। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? देखो, एक प्रकूट केवल एक अमीनो एसिड का कूट लेखन करता है। एक प्रकूट मतलब यहां पर बोल रहा है कि एक कोडोन केवल एक अमीनो एसिड का कूट लेखन करता है, इस कारण से इसे असंदिग्ध या विशिष्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? असंदिग्ध या विशिष्ट। लेकिन उसकी पर्टिकुलर सीक्वेंस की बात कर रहा है। पर्टिकुलर सीक्वेंस में यदि हम 3 नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हैं तो तीनों नाइट्रोजन बेस जो है पर्टिकुलर अमीनो एसिड को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। चेंज कहां आता है? यहां ये बोल रहा है कि कुछ एमिनो अम्लों का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होने के कारण इसे अपहासिता ऑफ कूट कहते हैं। नॉर्मली देता क्या है? एक को तो देता ही देता है, एक से ज्यादा को दे दे तो इसे क्या बोलते हैं? अपहासिता। प्रकूट दूत आरएनए में लगातार पड़े जाते हैं, बीच में कोई रुकावट नहीं होती, बीच में कोई कोमा नहीं होता। कूट लगभग सार्वभौमिक होते हैं, मतलब वो सभी में समान काम करते हैं। जैसे यूकैरियोट में AGA मिथियोनिन को इंफॉर्मेशन देता है, तो अदर ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक होगा उसमें भी ये सेम को ही इंफॉर्मेशन देगा। जैसे जीवाणु और मनुष्य में UUU फिनाइल एलेनिन
फिनाइल एलेनिन को कूट लेखन करता है। इसी नियम के कुछ अपवाद हैं, जैसे कि सूत्रकणिका प्रकूट व कुछ आदि जंतुओं में प्रोटोजोआ में यह मिलता है, हर किसी में नहीं मिलता, कुछ प्रोटोजोआ। AUG दोहरा कार्य करता है, यह मिथ्योनिन का कूट लेखन भी करता है और इनिशिएशन का भी काम करता है। याद रखना AUG दो काम करता है, स्टार्ट भी करवाएगा और मिथ्योनिन को इंफॉर्मेशन भी देगा। आगे चलिए, 64 कोडोन में से 3 कोडोन ऐसे होते हैं जो किसी भी को भी संकेत नहीं देते, इन्हें हम नॉनसेंस कोडोन कहते हैं। विशिष्ट एमिनो अम्ल को कोडोन नहीं करते। कौन कौन से हैं? UAA, UAG और UGA, नॉनसेंस कोडोन और स्टॉप कोडोन इसको कहते हैं। तो यहां तक हमने कोडोन के बारे में पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ट्रांसलेशन, जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रक्रिया क्या है? पॉलीपेप्टाइड के जुड़ने की है। तो यहां बन रहा है कि पॉलीमराइजेशन से पॉलीपेप्टाइड बनता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। यह प्रोटीन संश्लेषण की एक प्रक्रिया है जो कि कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यह एक जटिल प्रक्रिया है क्योंकि इसमें क्योंकि इसमें 20 एमिनो एसिड को एक उचित एवं सुबंधित क्रम में क्या होता है? कोडित होना होता है। 20 अमीनो एसिड को एक सीक्वेंस में जमना होता है और क्या बनाना होता है? प्रोटीन बनाना होता है। तो ये एक क्या है? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अब ये बात करें किस स्टेप में कंप्लीट होती है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हमारे पास में जो यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म में चलती है, ये रिएक्शन कहाँ चलती है? साइटोप्लाज्म में। तो mRNA जो है वो निकल कर आता है केंद्रक से, कहाँ पर? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। जो अमाइनो अम्ल है उनको एक्टिव करना पड़ेगा और उन अमाइनो एसिड को tRNA से जोड़ना पड़ेगा। प्रोटीन संश्लेषण में 20 प्रकार के अमाइनो एसिड भाग लेते हैं और अमीनो अम्ल ATP से क्रिया करके अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्या बोल रहा है ये? अमाइनो एसिड ATP से क्रिया करके, अमाइनो जो एसिड है प्लस ATP से क्रिया करके बनाते हैं अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इसको सक्रिय अमाइनो एसिड भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसे? एक्टिव अमाइनो एसिड। ये रहा अमाइनो एसिड और ये ATP बन गया अमाइनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स, और 2 फॉस्फेट क्या हो गए? निकल गए, क्योंकि ये मोनोफॉस्फेट था। किसकी प्रेजेंस में होता है? अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज। ये याद रखना, किसकी प्रेजेंस में होता है? अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में। ये पूछ सकते हैं आप लोगों से कौन से एंजाइम की। इस क्रिया को विशेष प्रकार के, ये रहा अंडरलाइन कर लेते हैं, इस क्रिया को विशेष प्रकार का अमाइनो एसाइल tRNA सिंथेटेज एंजाइम उत्प्रेरित करता है और प्रत्येक अमीनो अम्ल के लिए अलग अलग अमीनो एसाइल tRNA सिंथेटेज होता है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि हर एक अमीनो एसिड के लिए अलग अलग tRNA सिंथेटेज एंजाइम काम करेगा। अब ये जो अमीनो एसिड था ये tRNA के पास में आएगा और इसको बोल देगा tRNA क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। जो अमीनो एसिड से जुड़ा होता है tRNA उसे चार्ज tRNA बोलते हैं। तो अमीनो एसाइल AMP एंजाइम कॉम्प्लेक्स प्लस tRNA, अमीनो एसाइल tRNA एंजाइम कॉम्प्लेक्स, AMP अलग हो जाता है, एंजाइम भी अलग हो जाते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में हुआ है? अमीनो एसाइल tRNA एंजाइम कॉम्प्लेक्स को चार्ज tRNA या लोकेटेड tRNA कहा जाता है और यह चार्ज tRNA राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषण के लिए जाता है। कैसे? हमारे पास में ये tRNA होता है इस तरह से, इस tRNA की ये लूप होते हैं और यहाँ पर अमीनो एसिड जुड़ जाता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? चार्ज tRNA। चलिए भाई आगे देखते हैं। ये रहा हमारे पास में tRNA, यहाँ पर एंजाइम काम कर रहा है, AMP है, अमीनो एसाइल है। तो tRNA एंजाइम AMP अमीनो एसाइल, तो यहाँ पर इसके ये अमीनो एसिड जुड़ गया है, तो चार्ज tRNA अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स हो गया है और यह चार्ज tRNA राइबोसोम पर प्रोटीन के लिए जाएगा। ये डायग्राम मैंने आपको बता दिया है। ये एंजाइम हमारा और AMP, जो यहाँ AMP और एंजाइम थे वो क्या हो गए? अलग हो गए। ये याद रखना, सीक्वेंस CCA क्या होती है बेटा? या फिर ACC या फिर हम बोल रहे हैं CCA, ये किस पे होती है? 3' एंड पर, और यहां पर है जुड़ता है क्या? अमीनो एसिड। अब यहां पर होगा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण। सबसे पहले तो हमने क्या कर दिया? tRNA को चार्ज कर दिया, और tRNA को चार्ज कर दिया मतलब उसके साथ में अमीनो एसिड को जोड़ दिया। अब
अमाइनो एसिड जुड़ते रहेंगे जुड़ते रहेंगे जुड़ते रहेंगे, हर एक टीआरएनए आता रहेगा अपने किसके अकॉर्डिंग, एंटी कोडोन के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके पास में एंटी कोडोन है, एमआरएनए के पास में कोडोन है, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे। देखिए यहां पर यह 3 प्रकार से होता है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का इनिशिएशन। इनिशिएशन प्रक्रिया में राइबोसोम की दोनों उप इकाइयां कौन सी, 50S और 30S, जीटीपी Mg+2 चार्ज टीआरएनए तथा एमआरएनए तथा कुछ आरंभन भाग लेते हैं। सबसे पहले हमारी कौन सी छोटी सब यूनिट 30 सब यूनिट एमआरएनए के साथ में जुड़ जाती है, 30 सब यूनिट एमआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाती हैं। देखिए यहां पर कि 30 सब यूनिट एमआरएनए कॉम्प्लेक्स कैसा बनता है, मैं बता दूं आप लोगों को। ये रहा, ये एमआरएनए है और ये 30 सब यूनिट है। ये क्या है, 30 सब यूनिट है। ऊपर वाली क्या होती है, 50। तो ये बना सबसे पहले तो। अब 30S एमआरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स 4 मिथियोनिन टीआरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनता है। मतलब ऐसा टीआरएनए आता है जो क्या है, 4 मिथियोनाइल है, और ये 30S एमआरएनए 4 मिथाइल टीआरएनए एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। तो यहां पर इसके बाद में सब यूनिट जुड़नी होती है। तो ये रहा हमारे पास में छोटी यूनिट, और ये रहा एमआरएनए, और ये रही हमारी बड़ी यूनिट। बड़ी यूनिट में 3 साइट होती है, ए साइट, पी साइट और ई साइट। यहां आकर ये जुड़ जाती हैं, और ये हमारे पास में टीआरएनए था जिसके पास में ये एक अमाइनो एसिड था, और ये एयूजी के अकॉर्डिंग यूएसी। एमआरएनए पर कोडोन कौन सा है, एयूजी। टीआरएनए पर एंटीकोडोन कौन सा है, यूएसी। कौन सा है बेटा, इधर है एयूजी। तो ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू का कॉम्प्लीमेंट्री ए और सी। तो इस तरह से ये तो हो गए एमआरएनए पर, और ये होते हैं टीआरएनए पर। कहां होता है, टीआरएनए पर होते हैं, और इनके पास में होता है इनका अमाइनो एसिड। तो ये इस तरह से हमारे पास में पूरा एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब ये आगे चलते रहेंगे, और ये अमाइनो एसिड के बीच में पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होंगे, बढ़ते रहेंगे। ये आगे खिसकता रहेगा, अब ये इधर आगे खिसकेगा, आगे चलता रहेगा। कौन सा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स है 30S और ये 50S। देखो अब राइबोसोम की 50S की बड़ी उप इकाई इस कॉम्प्लेक्स से जुड़ जाती हैं और आरंभिक कारक को मुक्त हो जाते हैं, और पूर्ण 70S राइबोसोम बन जाता है। कौन सा, 30 तो ये रहा और 50 ये रहा, बन गया कैसा, 70S है। राइबोसोम की बड़ी उप इकाइयों में टीआरएनए के लिए 3 स्थल पाए जाते हैं। कौन कौन सा, ए, पी, ई। एमआरएनए का शुरुआती कोडोन एयूजी की पी साइट के नजदीक स्थित होता है, ये रही पी साइट। अतः शुरुआती टीआरएनए 4 मिथियोनिन अमाइनो एसिड वाला होता है और सबसे पहले पी साइट पर जुड़ता है, तथा एमआरएनए का अगला कोडोन राइबोसोम की ए साइट के नजदीक स्थित होता है। लेकिन आरंभन वाले पद में ए साइट क्या होती हैं, खाली होती हैं। अब इसका क्या होगा, इलोंगेशन होगा, दीर्घीकरण होगा। ये प्रोसेस कैसा होगा, ये आगे मूव करता रहेगा। देखो अभी आगे मूव कर रहा है, ये दूसरा अमाइनो एसिड आएगा, किसके अकॉर्डिंग आएगा, इसके अकॉर्डिंग, ये और ज्यादा मूव करेगा। बस एमआरएनए का नया कोडोन राइबोसोम की ए साइट के नजदीक स्थित होता है। सबसे पहले पी साइट पर उपस्थित टीआरएनए की डिस्चार्जिंग होती है, जिसके कारण पी साइट पर उपस्थित अमाइनो एसिड का CHO समूह स्वतंत्र हो जाता है। अब पी साइट पर उपस्थित अमाइनो एसिड का CHO समूह तथा ए साइट पर उपस्थित अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप क्या बनाता है, पेप्टाइड बॉन्ड। अब मैंने क्या बोला वो समझो। हमारे पास में इधर अमाइनो एसिड होता है, कौन सा अमाइनो एसिड होता है, ये रहा, एक कार्बन। अमाइनो एसिड का फॉर्मूला इस तरह से होता है, अमाइनो एसिड का फॉर्मूला इस तरह से होता है। इसमें होगा यहां पर COOH। इधर हमारे पास में हमने हाइड्रोजन जोड़ दिया, और यहां पर हमारे पास में फंक्शनल ग्रुप, और ये है हमारे पास में अमाइनो ग्रुप। ये एक अमाइनो एसिड है। दूसरा अमाइनो एसिड हम बात करते हैं कि यहां पर हम CH3 कर देते हैं, और यहां पर NH2 कर देते हैं, और यहाँ पर COOH कर देते हैं, और यहाँ पर हम R कर देते हैं। तो बात क्या चल रही है कि इसका OH और इसका क्या है, इसको हम बना देते हैं अच्छी तरह से कि ये जो हाइड्रोजन है वो इस तरह से है। हाइड्रोजन कैसे है, N के पास में एक हाइड्रोजन ये रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। तो यहाँ पर ये इनके बीच में एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और बॉन्ड जो बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे। अब यहाँ पर इनके बीच में बॉन्ड बन गया है, क्या बन गया है, बॉन्ड बन गया है। यहाँ पर ये इस तरह से पूरा ना बनाकर अब मैं बोल देता हूँ यहाँ पर H और यहाँ पर क्या है, NH2, और ये हमारा यहाँ पर इस तरह से
इसके बीच में NH CH3 R एंड COOH, जो ये बॉन्ड बना, ये जो बॉन्ड बना इसको ही हम क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, यही बनाया हुआ है उसने, यही बताया हुआ है उन्होंने, क्या बताया हुआ है, यही पेप्टाइड बॉन्ड बताया हुआ है। तो यहां पर यही तो बना हुआ है, ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड, इनके बीच में, ये इसको बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, ये रहा पेप्टाइड बॉन्ड। इस तरह से दूसरा अमीनो एसिड आएगा तो उसके बीच में तो पूरा, अब इसको क्या करेंगे आगे देखिए, एलोंगेशन के बाद में टर्मिनेशन। एमआरएनए पर राइबोसोम की गति के कारण जब एमआरएनए का कोई सा भी नॉनसेंस स्टॉप कोडोन आ गया, कौन सा, यूएए, 3 स्टॉप कोडोन में से एक भी स्टॉप कोडोन आ जाएगा तो ये प्रोसेस रुक जाएगा। कौन कौन सा, यूएए, यूएजी और यूजीए ए साइड पर उपस्थित हो जाते हैं तो प्रोटीन संश्लेषण उसी बिंदु पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है और ये यहां से अलग हो जाती है। और ये अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या बनाती है, ये प्रोटीन बनाती है, क्योंकि इसे हम क्या बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड। इसे क्या बोलते हैं बेटा, पॉलीपेप्टाइड। और यही क्या बनाती है, हमारी प्रोटीन बनाती है। ये अमीनो एसिड जुड़कर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो अभी तक हमने बेटा इसमें पढ़ा है ट्रांसलेशन कंप्लीट, लेकिन ट्रांसलेशन में जो पार्टिसिपेट कर रहा था एमआरएनए, उसमें कुछ सीक्वेंस ऐसी होती हैं जो हमको ये बताती हैं किसके बारे में, कि एमआरएनए की संरचना में कुछ विशिष्ट संरचनाओं का क्रम होते हैं जिनका अनुवादन नहीं होता, वो ट्रांसलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इन रीजन को हम अनट्रांसलेटेड रीजन या यूटीआर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट याद है रखना कि यूटीआर कौन से होते हैं, अनट्रांसलेटेड रीजन। और ये कहां होते हैं, यूटीआर एमआरएनए के 5' सिरे पर आरंभिक कोडोन से पहले व 3' सिरे पर समापन कोडोन के बाद। जो एमआरएनए हमने बनाया तो यहां पर जो ये 5' है तो स्टार्ट होने से पहले, और ये 3' एंड है, इसके कंप्लीट होने के बाद एंड पर होते हैं। एमआरएनए पर उपस्थित यूटीआर दक्षतापूर्ण अनुवादन के लिए क्या है, आवश्यक है। यदि हमें इफेक्टिवली ट्रांसलेशन करवाना है तो यूटीआर रीजन इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ट्रांसलेशन, फॉर इफेक्टिव ट्रांसलेशन। यहां तक ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।